हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, हमारे जो प्रिय और डियर जो स्टूडेंट्स हैं जो आज वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में मिलेगा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज मैं इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस को डील करने वाला हूं। सभी लोग कापी और कलम लेके बैठ जाएं। और एक बात और कहूंगा कि इस मंथ मतलब सितंबर से अपनी पढ़ाई का जो एक्सेलेरेटर है उसको हाई कर दो, क्योंकि अगर अब हाई नहीं करोगे तो फिर आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचेगा और आप सारे प्रश्नों को कवर नहीं कर पाएंगे, ये श्योर है। अगर 450 प्लस 470, 75 या फिर 80 यहाँ तक पहुँचना है तो सारे सब्जेक्ट्स पर बराबर फोकस, डेली फोकस और आज से ही फोकस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है या फिर चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। फिजिक्स का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें प्रश्न रहते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से सेट किए गए हैं और एग्जाम में कई बार देखे गए हैं ऐसे प्रश्न को। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कुछ टाइम देते हैं 2 सेकेंड और आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए फिर से एक बार हम इस चीज को पढ़ देते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश किस तरीके से गमन करती है? प्रकाश जब भी चलता है तो वो किस प्रकार चलता है? मैं बता दूं कि प्रकाश की जो इकाई होती है वो होती है फोटोन, और फोटोन जो है वो पैकेज में चलता है और हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। तो इसका सही उत्तर होगा सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए। बी और सी और डी इस प्रश्न के उत्तर नहीं होंगे, इसलिए कि टेढ़ी रेखा में तो चलता नहीं है, किसी भी दिशा में ये पॉसिबल नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। हमेशा जो प्रकाश की किरण है वो सीधी रेखा में ही गमन करती है। इस प्रकार के फोटोन के पैकेज होते हैं और वो फोटोन के पैकेज एक दूसरे को धक्का मारते हुए आगे बढ़ते हैं और इसी कारण से प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम किसमें होता है प्रकाश का वेग? ऑप्शन पहला है निर्वात में, दूसरा जल में और तीसरा वायु में, चौथा कांच में। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 1-2 सेकंड का समय लेते हैं, वेट करते हैं, क्या उत्तर दे सकते हैं। कलम कॉपी लेके बैठ जाइए और इसको सॉल्व कीजिए। 20 में 20 सही टिक करना है और जब ये खत्म होगा सेशन तो अपने पर प्राउड भी फील करना है कि मैंने आज 20 में 20 टिक किए, अटेम्प्ट किए और सारे सही हुए। चलिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। किस चीज में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? चलिए सही इसका उत्तर निकालते हैं
सही उत्तर होगा कांच में। अब देखिए कांच में कैसे होगा, इसलिए होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और वायु में भी सेम ही 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और 2 बच गए, जल और कांच। जल में सारे विद्यार्थी जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जल में प्रकाश की चाल होती है 2,25,000। 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। बच गया कांच, तो कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब बताओ कि सबसे न्यूनतम किसमें है? ये तो हाई है, ये भी हाई है, ये सेम है निर्वात की तरह। बच गया हमारा 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये निकला कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए ऐसे तो मोटर गाड़ी का जो चालक होता है, ड्राइवर होता है, उसके सामने तो, उसके जस्ट सामने तो लगा होता है ट्रांसपेरेंट जो लेंस होता है वो लगा होता है, जिसके द्वारा एक ड्राइवर सामने की चीजों को देख पाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि मोटर गाड़ी के चालक के बगल में राइट साइड में कौन सा दर्पण लगा होता है। चलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन है उसको देखेंगे। समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि जो मैंने इस प्रश्न को मॉडिफाई किया है उसमें लेंस बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लेंस के माध्यम से एक ड्राइवर पीछे की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। ठीक है, बच गया 3 ऑप्शंस। अब इस 3 में से टिक करना है कि सही उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी डालिए। सोच लिया, विचार कर लिया, फाइनल कर दो, लॉक कर दो। चलिए देखिए समतल दर्पण तो होगा नहीं, इसलिए कि समतल दर्पण में पीछे की सारी वस्तुओं का प्रतिबिंब ड्राइवर एक छोटे से मिरर में नहीं देख सकता है। ठीक है, अब आते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण इसका सही उत्तर होगा या नहीं होगा ये बाद में करेंगे डिसाइड। अवतल दर्पण देखते हैं। देखिए अवतल दर्पण में हमेशा वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और जब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो पीछे ड्राइवर की जो गाड़ी है वो है, पीछे का रोड है, पीछे का जो रोड के साइड में जो होता है फुटपाथ वो है। एक ड्राइवर को उस मिरर में सब कुछ देखना होता है, तो वो ड्राइवर एक वाहन को अच्छे से चला पाता है, वरना उसको बहुत समस्या आती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हालांकि उत्तर तो सही हो ही गया है, कमेंट बॉक्स में भी, आपके दिमाग में भी और बोर्ड पे भी। फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं। हाँ, सही उत्तर इसका है उत्तल दर्पण। कितने बार पढ़ा होगा आपने कि गाड़ी के या फिर ड्राइवर के बगल में राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में भी, जहां पर वो उसका असिस्टेंट रहता है, खड़ा रहता है, वहां पे भी जो मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण, अर्थात वैसा दर्पण जिसके अंदर या जिसमें पीछे की बहुत सारी वस्तुओं का प्रतिबिंब बन जाता है छोटे से आकार में। ठीक है, और एक बात मैं और बता दूं कि एक ड्राइवर चाहे तो एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक अपने सर के ऊपर, ठीक है, 3 उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करके बिना उसके असिस्टेंट के होते हुए भी गाड़ी को बढ़िया चला सकता है। ये मैं बता रहा हूं, आप समझिए, जानिए और सोचिए। कभी अगर बस वगैरह में बैठें तो उसको थोड़ा सा अच्छे से देखें, समझें कि आखिर कैसे को चला सकता है। ठीक है, राइट साइड वाले दर्पण और लेफ्ट साइड वाला दर्पण, और एक उसके सर पे लगा होता है। देखिए सर पे जो लगा होता है वो इसलिए होता है कि पैसेंजर्स जो है ना वो शांति से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है, आपसी विवाद तो नहीं हुआ है, उसको भी शांत कराना और शांति तरीके से
उसके जो गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंचाना उसकी जिम्मेवारी होती है। फिर लेफ्ट और राइट जो होता है वो तो हमारा उत्तल दर्पण लगा ही होता है। ड्राइवर अपने सीट पे बैठ के राइट साइड के दर्पण से भी पीछे देख सकता है और लेफ्ट साइड के भी दर्पण से पीछे देख सकता है कि हाँ कौन पैसेंजर उतर रहा है, उतर गया है कि नहीं उतरा है, या फिर कोई किसी वाहन को अगर हम ओवरटेक कर रहे हैं तो उस वाहन और मेरे वाहन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये सब कुछ देख सकता है ड्राइवर। चलिए बहुत बढ़िया, जो उत्तर कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है, दिल खुश कर देने वाला है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से लगे रहें और हम लोग विश करते हैं कि आप सभी लोग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। 4 कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर गाड़ी के जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट जिससे ऑन करने पर आगे की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, एक ड्राइवर आगे की वस्तुओं को देख पाता है, रोड देख पाता है या फिर आगे जो वाहन चल रहा है उसको देख पाता है। मतलब ड्राइवर जब बैठेगा तो उसके आंख के सामने क्या क्या है क्या क्या नहीं है सब कुछ दिखाई पड़ सकता है। उस हेडलाइट में किस दर्पण का या फिर लेंस का इस्तेमाल होता है, इसका उत्तर देना है हमें। चलिए तो प्रश्न है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, मतलब किस दर्पण का। तो समतल दर्पण का होता है क्या, उत्तल दर्पण का होता है क्या, या फिर अवतल दर्पण का होता है, या फिर उत्तल लेंस का होता है। तो मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं कि उत्तल लेंस का तो बिल्कुल नहीं होगा सही उत्तर क्या, खराब उत्तर के पास भी नहीं है ये, ठीक है। अब आते हैं समतल दर्पण के। समतल दर्पण में क्या होगा कि मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहा हूं यहाँ पे। अगर ये समतल दर्पण मैंने बनाया तो प्रकाश अगर पड़ रहा है, कैसे मैं बताऊं तो बता देता हूं इस प्रकार से, ठीक है। ये बल्ब है, ये प्रकाश पड़ रहा है, तो प्रकाश जो है वो अगर ये वाला पड़ेगा या फिर ये वाला पड़ेगा या फिर ये वाला पड़ेगा फिर ये वाला पड़ेगा तो ये सीधे इसका रिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल सीधे रिफ्लेक्शन होगा। मतलब जितना चौड़ा हमारा समतल दर्पण होगा बस प्रकाश भी उतने ही चौड़ाई में जाएगा, फैलेगा नहीं। लेकिन हमें प्रकाश को फैलाना है, फोकसित भी करना है ताकि ड्राइवर को अच्छे से दिखाई दे। इसके लिए हमें लेना होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसलिए लेना होता है कि अवतल दर्पण की विशेषता होती है कि क्या होती है कि अगर यहाँ पर बल्ब लगा होगा, यहाँ पे बल्ब लगा होगा तो जो प्रकाश है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर्व होता है ना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, ये प्रकाश को फैलाएगा, ठीक है, और फोकसित भी करेगा। इस प्रकार से ड्राइवर अपने सामने की जो गाड़ी है या फिर रोड है उसको अच्छे से देख पाता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण तो होगा नहीं, तो ये दोनों को हम काट देते हैं। सही उत्तर होगा हमारा अवतल दर्पण। लेकिन देखते हैं कि क्या इसका सही उत्तर आता है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। चलिए प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। मैं हिंट दे रहा हूं ऑप्शन के द्वारा। क्या वास्तविक होता है या फिर काल्पनिक होता है या फिर दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो अगर चैप्टर की अच्छे से पढ़ाई की होगी तो इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, और दोनों हो सकता है कि अगर पीछे का जो स्टडी है वो धुंधला हो गया होगा तो शायद दोनों एक बार दिमाग में आ सकता होगा, लेकिन हम केवल हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, सही उत्तर की ओर नहीं जा रहे हैं। मैं पढ़ देता हूं एक बार। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक होता है क्या, काल्पनिक होता है क्या, या फिर दोनों होता है, कैसा होता है। चलिए समतल दर्पण का मतलब होता है कि जिस दर्पण में हम सुबह अपना फेस देखते हैं, घर पे लगा होता है, वो होता है समतल दर्पण। और समतल दर्पण में आपके टीचर ने या फिर आपने खुद पढ़ा होगा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा। चलिए वास्तविक तो होगा नहीं, दोनों पॉसिबल नहीं है, इनमें से कोई नहीं, पता नहीं कहां से आ गया। चलिए सही उत्तर देखते हैं, काल्पनिक। बहुत ही बढ़िया उत्तर है आपका। कमेंट बॉक्स में जो इसका सही उत्तर होगा वो डालेंगे
कि प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ताकि हमें समझ में आए तो कि कितने विद्यार्थियों का सही उत्तर आ रहा है, कितने का रॉन्ग आ रहा है। चलिए, इसका सही उत्तर होगा काल्पनिक। ठीक है, मतलब हम जो सुबह सुबह अपना फेस देखते हैं जिस दर्पण में, उस दर्पण में बना फोटो हमारा काल्पनिक होता है। ठीक है, वास्तविक नहीं होता है। चलिए, प्रश्न 6 देखते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए देखते हैं। डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स और डी है एंगस्ट्रॉम। सही उत्तर दीजिए, क्या होगा? कमेंट बॉक्स में डालिए इसका सही उत्तर क्या होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए, मैं इसका उत्तर बताता हूं। लेंस की क्षमता का सही मात्रक होगा डायोप्टर। ठीक है, सही उत्तर देखते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है डायोप्टर। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास 3 और मात्रक हैं। ल्यूमेन है, लक्स है और एंगस्ट्रॉम है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ल्यूमेन क्या होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इस ल्यूमेन का मतलब क्या हुआ? ज्योति फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है ल्यूमेन, जो ऑप्शन आया है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कोई बल्ब जलता है, ठीक है, तो वो एक साथ, ठीक है, एक साथ कितना प्रकाश दे रहा है? एक साथ कितना प्रकाश वो दे रहा है? मतलब जो उसकी डेंसिटी है वो लो है या हाई है, कैसी है? ठीक है, अगर डेंसिटी हाई होगी तो उसका ल्यूमेन ज्यादा होगा और डेंसिटी लो होगी तो ल्यूमेन भी कम होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग अक्सर देखते हैं कि 9 वाट का बल्ब है तो बोलते हैं कि नहीं ये प्रकाश कम देगा, 20 वाट का है तो अधिक देगा। तो वही 20 वाट और 9 वाट के बल्ब को जब खरीदने जाएं तो डिब्बे पे देखें, जैसे कि आमतौर पे जो घरों में बल्ब लगे होते हैं 9 वाट के लगे होते हैं। जब 9 वाट का बल्ब खरीदने जाएं तो उसके डिब्बे पे देखें कि उस पे ल्यूमेन जो है वो 900 के आसपास लिखा रहेगा। उसका मतलब हुआ कि उस 9 वाट के बल्ब का ल्यूमेन अर्थात ज्योति फ्लक्स, ठीक है, 900 है और वो जितना प्रकाश देगा, अगर दूसरे बल्ब पर 1500 ल्यूमेन लिखा हुआ है, 2000 ल्यूमेन लिखा हुआ है, तो वो 1500 या फिर 2000 जो ल्यूमेन वाला बल्ब है वो अधिक प्रकाश देगा। ठीक है, इसका आंकड़ा हम लोग ल्यूमेन से या फिर वाट से भी निकाल सकते हैं। जब कभी आप सेल्फ स्टडी करें या फिर उसको न्यूमेरिकल वाइज अगर सॉल्व करें तो वहां पे इसका आइडिया मिल जाएगा। फिलहाल में हमें इतना समझना है कि ल्यूमेन क्या होता है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, और 9 वाट के बल्ब पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि उस 9 वाट के बल्ब का ल्यूमेन कितना होगा, तो 900 ल्यूमेन होगा। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि वो बल्ब कितना प्रकाश करेगा। अगला है लक्स। लक्स क्या होता है? लक्स होता है कि एक इकाई एरिया पर कितनी प्रकाश की किरणें आ रही हैं। मान लिया जाए कि ये एक इकाई एरिया है और इस पे कितनी किरणें आ रही हैं। जैसे मान लिया जाए कि 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 ही आ रही है, तो 5 आ रही है का मतलब ये हुआ कि जिस बल्ब से 5 किरणें आ रही हैं, ठीक है, उसका लक्स क्या होगा, तो जो उसका अंक होगा वो दिया जाएगा या लिखा जाएगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे कि प्रतिदीप्ति का मात्रक क्या होगा, तो प्रतिदीप्ति का मात्रक होगा लक्स, और उसका मतलब क्या होता है कि एक इकाई में एक साथ कितना प्रकाश आ रहा है, ये समझना है हमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, या फिर इनमें से सभी कहा जाता है? चलिए कमेंट बॉक्स में सही उत्तर आ गया होगा। अपने उत्तर को मैच करें कि क्या कहा जाता है। सब लोगों ने स्टडी करते समय ध्यान से पढ़ा होगा कि किरण आरेख के माध्यम से ही हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं और इसी के माध्यम से हम वस्तु का प्रतिबिंब बना पाते हैं सही से। इसके साथ साथ हमें वस्तु के अनुसार उसके प्रतिबिंब को निकालने में आसानी भी होती है, न्यूमेरिकल से बनते हैं, काफी हेल्प मिलता है किरण आरेख के माध्यम से। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, तो कहते हैं किरण आरेख। फोकस नहीं होगा,
किरण पुंज तो बिल्कुल नहीं होगा और इनमें सभी तो बिल्कुल कभी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि अलग अलग ऑप्शंस हैं। देखिए फोकस जानते हैं क्या होता है, ठीक है, और किरण पुंज क्या होता है, तो किरण पुंज मतलब किरणों का ग्रुप, तो वो तो होगा नहीं। किरण आरेख जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, 2D क्षमता वाले मतलब कि ऐसा लेंस है जिसका पावर 2D है, तो उसका F फोकस क्या होगा। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, हमें निकालना है F, तो F इक्वल टू होता है 1/P × 100। चलिए इसका वैल्यू रख के और इसका सही उत्तर निकालिए क्या होगा। हमें F निकालना है, हमें F निकालना है। सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आ चुका होगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। 1/P का वैल्यू दिया हुआ है 2 और इनटू कर देंगे 100। इसको कटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा 50, मतलब F बराबर 50 सेंटीमीटर। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 9 क्या बोल रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। जस्ट इसके पीछे हमने अभी सॉल्व किया, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है कि उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। ऑप्शन देता हूं मैं, +5D, -5D, 2, -2D और +2D। चलिए सॉल्व जल्दी कीजिए, क्या इसका उत्तर होगा, जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। हमें निकालना है लेंस की क्षमता अर्थात P निकालना है, तो P इक्वल टू होगा 1/F × 100। F का मान दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, तो हम कर देंगे 50 और इंटू 100। इसको हम जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 बार में कटेगा, P का वैल्यू आ जाएगा 2D। सही उत्तर होगा इसका 2D, लेकिन ध्यान देना होगा 2D 2 बार लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है, तो ये समझना है कि उत्तल लेंस का जो चिन्ह है, फोकस का जो चिन्ह है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो ये ध्यान रखना होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का सही उत्तर पावर में जो आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, अर्थात ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए हमारा सही उत्तर क्या आता है, डी निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, बी किरणपुंज, सी प्रदीप्त, डी प्रकीर्णन। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों का ग्रुप क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए जल्दी से। प्रकाश स्रोत बिल्कुल नहीं होगा, किरणपुंज में भी, प्रदीप्ति पता नहीं, प्रकीर्णन जानते नहीं। सही उत्तर क्या होगा इसका, किरणपुंज, ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी इसके ठीक पहले हम लोगों ने एक सॉल्व किया, उसका सही उत्तर टिक किया, तो उस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका उत्तर दे सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ऋणात्मक, धनात्मक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो शायद बचेगा नहीं, और दोनों होगा नहीं, बच गया नेगेटिव पॉजिटिव। बताइए उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है उत्तल लेंस की क्षमता, सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं देख लूंगा बाद में। सही उत्तर इसका होगा पॉजिटिव, धनात्मक। अभी इसके पहले भी हमने जो 2D जिसका सही उत्तर आया था तो +2D, माइनस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है। ऐसे ही टिक कर दो, ऑप्शन क्या देना है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, अभी इससे पीछे हम लोग ने उत्तल लेंस के बारे में पढ़ाई की, तो उत्तल लेंस को देखने के बाद में इसका ऑप्शन नहीं चाहिए होगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। इसका उत्तर टिक करो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो, कॉपी कलम
की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन ऋणात्मक, धनात्मक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, और सी जो है ए बी दोनों, ये लग रहा है कि जबरदस्ती कर रहा है, और बच गया ऋणात्मक और धनात्मक। तो अभी उत्तल लेंस के बारे में हम लोग ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उसमें उत्तल लेंस के बारे में था +2d, तो +2d मतलब धनात्मक, तो वो उत्तल लेंस था। यहां पे कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, तो यहां पे क्या होगा? सही उत्तर ऋणात्मक, नेगेटिव। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप लोगों ने, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है 13 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो ये भी कर रहा है जबरदस्ती। और द्विउत्तल लेंस, ये बोलो कि हम जानते नहीं है सर। बच गया अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस करता क्या है, इस पे पहले फोकस करते हैं। तो उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, फोकसित कर देता है। तो इससे आइडिया लगाओ, क्या इसका ऑप्शन, क्या इसका सही ऑप्शन हो सकता है? अभिसारी या फिर अपसारी, अभिसारी या फिर अपसारी? तो अपसारी देख लो। चलिए समय खत्म हो चुका है, और इसका सही उत्तर होगा, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अपसारी लेंस नहीं बोलते हैं, इसलिए कि अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, वो प्रकाश को फैला देता है, इसलिए सही उत्तर इसका निकल के आता है अभिसारी लेंस। आशा करते हैं कि सभी लोगों का उत्तर सही आ रहा होगा, सभी लोगों ने काफी अच्छी तरीके से स्टडी की है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं, जस्ट इसका उल्टा कर दो। इसमें अब क्या ऑप्शन देना है, इसका उल्टा कर दो, बिना ऑप्शन के कमेंट बॉक्स में डालो उत्तर क्या होगा। इसके पहले अभी हमने क्वेश्चन दिखाया ना कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस, तो अवतल को अपसारी लेंस। फिर भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए अभिसारी होगा नहीं, द्विअवतल लेंस पता नहीं कहां से आ गया, इनमें से कोई नहीं, जबरदस्ती कर रहा है, बच गया है अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस क्या करता है, तो वो क्या करता है, तो प्रकाश को फैला देता है, प्रकाश को फैला देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है अवतल लेंस के अलावा अपसारी लेंस। सही उत्तर देखते हैं क्या निकल के आता है, बिल्कुल सही उत्तर है अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं किसके बारे में बात कर रहा है, बात कर रहा है जल के बारे में। क्या जल उत्तर होगा सही, या फिर कांच होगा, या फिर प्लास्टिक होगा, या फिर मिट्टी होगी? मैं इतना हेल्प कर दे रहा हूं कि उस पदार्थ का कभी भी दर्पण नहीं बन सकता है जो ज्यादा प्रकाश को सोख लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दर्पण उसी पदार्थ का बनता है जो प्रकाश से उनकी बिल्कुल नहीं बनती हो, वो प्रकाश आए जल्दी से वापस कर दे, दर्पण उसी पदार्थ का बनता है। तो आइडिया लग गया होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर भी आ गया होगा कि सर इसका सही उत्तर होना चाहिए मिट्टी। तो सही उत्तर भी होगा मिट्टी, लेकिन जल और कांच और प्लास्टिक, इनसे दर्पण बनाया जा सकता है, क्योंकि इन पदार्थों के साथ प्रकाश की बिल्कुल नहीं बनती है, और जैसे ही प्रकाश आता है ये पदार्थ प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, या किसी माध्यम से रिफ्लेक्शन कराया जा सकता है, इसलिए इनसे दर्पण बन सकते हैं इन तीनों से, लेकिन मिट्टी से दर्पण नहीं बन सकता है, ज्यादा प्रकाश को सोख लेता है, इसलिए ये दर्पण नहीं बनाया सकता है। सही उत्तर देखते हैं क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने, मिट्टी। चलिए प्रश्न 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ये प्रश्न इसी वीडियो सेशन में देखा गया है, और इसका उत्तर बिना ऑप्शन के कमेंट बॉक्स में डालिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फिर भी मैं ऑप्शन दे देता हूं, समतल। समतल में कैसे हो सकता है भाई, समतल तो वो सुबह सुबह जो हम लोग बाल झाड़ते हैं उठ के और आईने के पास जाते हैं, वो होता है समतल। तो उसमें तो जैसे हम हैं वैसे दिखता है। उसके बाद है उत्तल, तो उत्तल तो ड्राइवर साहब यूज करते हैं, जो
चालक होते हैं वो अपने राइट साइड में जो मिरर लगा होता है और जो उनके असिस्टेंट होते हैं उनके तरफ लगा होता है लेफ्ट साइड में, वो उसका इस्तेमाल करके गाड़ी चलाते हैं कि पीछे हमारा जो गाड़ी की जो स्थिति है वो कैसी है, कौन सी गाड़ी ओवरटेक कर रही है लेफ्ट से या राइट से, उसको देख सके, वो ड्राइवर साहब यूज करते हैं। और अगला है अवतल। किस से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसी वीडियो सेशन में देखा गया है। इसके समकक्ष क्वेश्चन, उसका उत्तर भी आप लोग जानते हैं और मैं इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो देता हूं, समतल, उत्तल, अवतल और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। समतल भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समतल दर्पण जो है वो हम लोग यूज करते हैं अपने घरों पर, और जितना बड़ा जिस आकार में हम लोग हैं उसी आकार का प्रतिबिंब बनता है और हम लोग खुद को उसमें देखते हैं। 2 नंबर ऑप्शन है उत्तल। तो मैं बता दूं कि जो ड्राइवर होते हैं उनके राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। उसमें पीछे की बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनका प्रतिबिंब बनता है, ताकि ड्राइवर को गाड़ी चलाने में आसानी हो। पीछे का लेफ्ट या फिर राइट में जो पीछे की वस्तुएं हैं वो सारी उस दर्पण में दिखाई पड़े, ताकि ड्राइवर को गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत ना हो, बहुत ही अच्छे से गाड़ी चलाए। और अगला है अवतल। तो अवतल में छोटा प्रतिबिंब नहीं बनता है, बड़ा बनता है। और इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तल। बिल्कुल सही उत्तर है उत्तल। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अभी जस्ट इसका उल्टा कर देना है, इसी प्रश्न का उल्टा कर देना है। कमेंट बॉक्स में उत्तर डाल दीजिए कि क्या इसका उत्तर होगा बिना ऑप्शन के। फिर भी मैं देता हूं ऑप्शन, समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। तो कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं, समतल भी नहीं, और इसके पिछले वाले में उत्तल था, प्रश्न भी अलग था तो उत्तर भी अलग था, बच गया अवतल। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? अवतल दर्पण। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर है अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? एकदम एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन देते हैं। क्या 1 नियम है या फिर 2 नियम है या फिर 3 नियम है या फिर 4 नियम है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, पढ़ना कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। परावर्तन के नियम, पद मत बोल देना, पद तो ज्यादा होते हैं, लेकिन परावर्तन के नियम। सही इसका उत्तर होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर आ गया होगा, मैं जानता हूं, 2। सही उत्तर होगा 2। देखते हैं एक बार। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम कौन कौन से हैं मैं एक बार पिक्चर पे ड्रॉ कर बता देता हूं। यहाँ पे हमारा दर्पण हो गया, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, ये हमारा पहला नियम है। दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। मतलब कोण आर, कोण आई और कोण आर दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी को बोलते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके 2 ही नियम हैं। मतलब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो उसका सही उत्तर क्या होगा कि 2 नियम हैं। इस चित्र से समझेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। मतलब जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, हवा से कांच, हवा मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं निर्वात, और कांच मतलब थोड़ा सा सघन एरिया, ठीक है। तो पढ़ा होगा कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ये आपने अपने स्टडी में पढ़ा होगा, बुक में देखा होगा कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। ये नियम है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसका ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या बोल रहा है। अभिलंब से दूर बिल्कुल नहीं होगा, अभिलंब के निकट हो सकता है,
सी है अभिलंब के समांतर, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो सही इसका उत्तर निकल के आ रहा है अभिलंब के निकट। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। बिल्कुल सही उत्तर है अभिलंब के निकट। जब प्रकाश विरल से संघन में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, अभिलंब की तरफ चला आता है। ठीक है, प्रश्न देखते हैं 20 नंबर क्या बोल रहा है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस जो होता है वो उसका नाम क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है, अभिदृश्यक का मतलब हो गया कि अगर हम ये देखते हैं कि ये अगर हमारा फोटोग्राफी कैमरा है तो ये हो गया अभिदृश्यक, और जिधर को हम लोग आंख रखते हैं उसको बोलते हैं नेत्रिका। मतलब अभिदृश्यक और नेत्रिका इधर, मतलब नेत्र की तरफ रखा हुआ लेंस नेत्रिका और वस्तु की ओर रखा हुआ लेंस अभिदृश्यक। तो इसमें कौन सा लेंस लगा होता है बताइए जल्दी से। इसके सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में डालिए क्या होगा, मैं हेल्प कर दे रहा हूं। दर्पण जितना भी लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बिल्कुल नहीं होगा। दर्पण से तो प्रकाश इस पार से उस पार जा ही नहीं पाएगा, तो उसका इस्तेमाल फोटोग्राफी कैमरा में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। बच गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस। सही उत्तर निकल के आ गया होगा कमेंट बॉक्स में, मैं जानता हूं सही उत्तर होगा इसका उत्तल लेंस। फिर भी देखते हैं कि इसका क्या उत्तर निकल के आता है। बिल्कुल सही उत्तर है उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। चलिए आशा करते हैं ये 20 प्रश्न जो हैं वो आप सभी लोग को याद हो गए होंगे, और अगर कहीं नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को पीछे करके बार बार देख सकते हैं, और अधिक से अधिक अपने समय को पढ़ाई पे खर्च करें। और अभी समय आ चुका है कि अपनी पढ़ाई का फुल स्लेटर दे दें ताकि रिजल्ट जो आए वो सबसे अच्छा है। ठीक है, इस आशा के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।